हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशुमन यादव है। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में 242 रैंक सिक्योर की है। मेरा ये 4th अटैम्प्ट था। मैं लास्ट ईयर भी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं में 372 रैंक सिक्योर किया था। आई वॉज ऑलरेडी इन दैनिक सर्विस and I am a mechanical engineer by background. I have done my mechanical engineering from NIT Bhopal. Thereafter I started preparing and then this year I have secured this rank. And मेरा geography optional है. So last year also in my geography optional I secured 269 marks. This year in my optional I have secured 271 marks, which is relatively I feel a good score comparing the standards of this year. As far as I know right now, the highest in geography optional is 289. So in that sense I believe it's a relatively good score and मैं कुछ अपनी जो भी मेरी समझ है geography optional के लिए और कैसे मैंने prepare किया था, क्या मेरी strategy है, वो मैं आप सबके साथ share करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम geography optional के लिए जब start करेंगे तो पेपर 1 एंड पेपर 2 में इसका डिवीज़न है। तो पेपर 1 में काफ़ी लेंदी पेपर होता है। पेपर 1 इसमें बहुत सारे सब सेक्शंस होते हैं। देयर आर 10 चैप्टर्स इफ़ यू कैन से इन पेपर 1। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, देन ओशनोग्राफी, बायोजोग्राफी, एनवायरनमेंट, देन पर्सपेक्टिव्स, पॉपुलेशन। सो ऐसे 10 चैप्टर्स होते हैं इसमें और ये काफ़ी लेंदी पेपर होता है। जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मैं तो ये सोचता हूँ शायद वो 80 to 85% ऑफ द टाइम पेपर 1 की ही पढ़ाई करते रह जाते हैं। कोचिंग्स भी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ के टीचर्स 80 to 90% ऑफ द 75% ऑफ द टाइम तो पेपर 1 ही पढ़ाते रह जाते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, लेंदी पेपर है, तो मैं इसके बारे में पहले बताना चाहूँगा। तो इसके पहले कि मैं इन सब चीज़ों में जाऊँ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एनी सब्जेक्ट, चाहे वो जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, यू शुड रीड द सिलेबस वेरी थॉरोली। मुझे लगता है कि बहुत से पेपर्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें कभी कभी बुक्स भी नहीं पता होती, बहुत से चैप्टर्स के बुक्स भी नहीं पता होती और हमें फिर समझ में नहीं आता है हमें ये तैयारी कहाँ से करें। सो द की लाइज इन ऑब्जर्विंग एंड रिटेनिंग द सिलेबस एंड मेकिंग नोट्स आउट ऑफ द वर्ड्स ऑफ सिलेबस। सो मैं सभी एस्पिरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे वो कितने भी सीनियर हो, चाहे उन्होंने 2 साल 3 साल भी एग्ज़ाम दे दिया हो, बट वो एक बार ज्योग्राफी का सिलेबस अपने हाथ में रखें और एक एक वर्ड, एक एक सबसेक्शन में जो एक एक वर्ड है उस एक एक वर्ड के बारे में उनके पास नोट्स होने चाहिए। तो मैंने तो ज्योग्राफी के सिलेबस में जो एक एक वर्ड है, हर एक वर्ड पे मेरे पास एक पन्ने के नोट्स हैं। सो मुझे कभी कभी लगता है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली उन वर्ड से ही आ जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिफॉरेस्टेशन या फेमाइंस, ये बहुत ही हमें सिंपल टॉपिक्स लगते हैं। हमें लगता है कि ये तो जीएस के टॉपिक्स हैं, हम इन पे कुछ भी लिख लेंगे और हम कभी कभी इन पे कुछ कंक्रीट प्रिपेयर ही नहीं करते हैं। लेकिन ये सारे वर्ड सिलेबस में हैं और वर्ड को लेके ही डिट्टो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। सो और वो बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके पास पहले से उनके बारे में कंटेंट प्रिपेयर्ड है तो आप बहुत ही जल्दी उनमें स्कोर कर सकते हैं। सो इन दैट सेंस आई वुड सजेस्ट सबसे पहले कि आप एक सिलेबस लेके रखिए, अपने टेबल के आगे उसे चिपकाइए, उसे मेमोराइज़ करिए और सिलेबस के हर एक वर्ड पे आपके पास 1 पन्ने 2 पन्नों का नोट्स होना चाहिए। सो जब अब मैं आगे जैसे बढ़ूँगा तो जियोमॉर्फोलॉजी से जब शुरुआत करूँ, दिस इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक्स और कोचिंग्स वगैरह में ये टॉपिक शायद 3 महीने की अगर कोचिंग होती है या 4 महीने की कोचिंग होती है ज्योग्राफी की, तो 1 महीना तो जियोमॉर्फोलॉजी या 1.5 महीना तो जियोमॉर्फोलॉजी ही पढ़ाया जाता है। सो इट्स अ वेरी लेंदी सब्जेक्ट, बट कभी कभी लोग कहते हैं कि इसमें इतना आउटपुट नहीं आता, बट आई फील कि अगर आपका जियोमॉर्फोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो आपको ज्योग्राफी में कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो नॉट ओनली स्कोरिंग एस्पेक्ट बट कंसेप्ट एंड कॉन्फिडेंस के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने जियोमॉर्फोलॉजी के लिए सविंदर सिंह की एक बुक आती है जियोमॉर्फोलॉजी की, वो पढ़ी थी।
वो बुक बहुत मोटी है, उस बुक को पूरा तो आप कोई नहीं पढ़ सकता। मैंने शब्बीर सर की क्लासेस की थी, तो शब्बीर सर ने हर एक जियोमॉर्फोलॉजी सविंदर सिंह की जो बुक्स हैं, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी की हो, चाहे क्लाइमेटोलॉजी की हो, चाहे ओशनोग्राफी की हो, किसी की भी हो, उन्होंने बुक्स में टिक्स करवाए थे, कुछ पेजेस टिक्स करवाए थे कि उन्हीं पेजेस को पढ़ना है। तो मैं सिर्फ उतने ही पेजेस पढ़ के गया था और मैंने बस एक कर्सरी रीडिंग बुक को एक बार मारी है, एक बार तो आपको मारनी पड़ेगी। एंड बुक में जो भी मुझे मिलता था, जो मुझे कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया है या जो मैं नहीं जानता हूँ, उनके मैं नोट्स बना लिया करता था। तो इससे ये हुआ कि इतनी मोटी बुक मैंने पढ़ी तो शायद 1 या 2 बार ही थी, लेकिन चूँकि मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स थे तो मुझे वो बुक दोबारा कभी पढ़नी नहीं पड़ी। और दोबारा अगर मुझे उस बुक को रेफ़र करना है तो मैं उस बुक को रेफ़र ना करते हुए सीधे अपने नोट्स को ही रेफ़र करता था। तो ये मुझे लगता है एक स्मार्ट स्टडी की टैक्टिक थी जो मेरे लिए वर्क करी। और ज्योग्राफी के मेरे पास जियोमॉर्फोलॉजी के मेरे पास बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन गए थे मेरे पास, और उसमें सविंदर सिंह भी इंक्लूडेड था, जो कि बहुत बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाते हैं। सो आई वुड से कि मैंने एक तो क्लास नोट्स किए थे शब्बीर सर के, एंड देन मैंने सविंदर सिंह से नोट्स बना लिए थे। इनके अलावा एक 500 प्लस गाइडेंस IAS के 500 प्लस के कुछ वीडियोस आते हैं। मैंने 1-2 वीडियोस देखे थे जियोमॉर्फोलॉजी के, उससे ज़्यादा नहीं देखे थे। तो मैंने ये 3 चीज़ें, ये तो मेरे सोर्सेस रहे थे। ऑल्दो मुझे लगता है सोर्सेस तो सभी को पता होते हैं, लेकिन नंबर कैसे स्कोर करना है ये पता नहीं चल पाता है कभी कभी हमें जियोमॉर्फोलॉजी में। तो मेरा तो अप्रोच यही था कि जियोमॉर्फोलॉजी का जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो साइकिल्स ऑफ इरोजन पे आएगा या किसी पे भी आएगा, मैं उसमें लैंडफॉर्म्स या दूसरी चीज़ों के डायग्राम्स बनाऊंगा। ज्योग्राफी के पेपर में एक चीज़ आपको इंश्योर करनी है कि आपके हर एक पेज पे एटलीस्ट एक डायग्राम तो होना ही चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी चीज़ का हो, डायग्राम हो या फ्लो चार्ट हो या मैप हो या टेबल हो, कुछ ना कुछ ऑप्टिक्स मेंटेन करने के लिए आपके आंसर में होना ही चाहिए। हर एक पेज पे एक ऐसा कुछ तो होना ही चाहिए जो आपके आंसर के ऑप्टिक्स को बढ़ाए। तो जियोमॉर्फोलॉजी में आई फील कि मैप्स तो शायद बन पाए ना बन पाए, लेकिन डायग्राम ज़रूर बन जाते हैं। तो मैं तो जियोमॉर्फोलॉजी में डायग्राम्स पे बहुत फोकस करता था। और जो साइंटिस्ट होते हैं, साइकिल ऑफ इरोजन जिन्होंने दिया रहता है, जो पेंक है, डेविस है, या जो भी साइंटिस्ट हैं, आपको उनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए और आंसर्स में वो नाम कोटेड होने चाहिए। अगर वो नाम आपके आंसर्स में कोटेड है, अगर साइकिल्स ऑफ इरोजन आपने टेक्निकली अच्छे से लिखा है, डायग्राम बनाया है, या लैंडफॉर्म्स को मेंशन किया है, या टेबल बनाया है, तो रेस्ट एश्योर्ड आपको उस क्वेश्चन में अच्छे नंबर ही मिलेंगे। तो इसके अलावा मैंने एक प्रजीत नायर सर हैं, पहले सिलेक्टेड हैं, आई थिंक 2-3 साल 4-5 साल पहले सिलेक्टेड हैं वो। मैंने उनके ऑनलाइन कुछ नोट्स देखे थे, मैंने वहाँ से भी अपना कंटेंट प्रिपेयर किया था। और प्रथम कौशिक सर हैं, ऑल इंडिया रैंक 5 थी उनकी कुछ साल पहले, उनकी भी स्ट्रैटेजी दी हुई है ऑनलाइन, मैंने उसे भी रेफ़र किया था जियोमॉर्फोलॉजी के लिए। ये दोनों चीज़ भी आप रेफ़र कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द बुक्स एंड द क्लास नोट्स। सिमिलरली मैंने क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी भी सविंदर सिंह और अपने क्लास नोट से ही प्रिपेयर किया था। लेकिन अगेन आपको अगर नंबर स्कोर करने हैं तो आप सिलेबस के वर्ड्स को इसमें बहुत ध्यान रखिए और उन वर्ड्स पे एक एक वर्ड पे अपने नोट्स को प्रिपेयर्ड रखिए। फॉर एग्जांपल सिंपल वर्ड्स हैं जो हम कभी कभी मिस कर देते हैं, जैसे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस, कन्वेयर बेल्ट सर्कुलेशंस, टॉर्नेडोज़। बहुत लोगों से अगर आप पूछेंगे तो शायद ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स टॉर्नेडो की डेफिनेशन ही प्रॉपर्ली नहीं बता पाते हैं, जबकि ये सिलेबस में एक वर्ड दिया हुआ है, इस पर आपके पूरे कंटेंट के नोट्स होने चाहिए। वाटर स्प्राउट्स हो गया, टॉर्नेडोज़ हो गया, ये सब चीज़ें आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जो भी थ्योरी है, कोअलेसेंस थ्योरी है या आइस क्रिस्टल थ्योरी है, बहुत लोगों को ये थ्योरीज ही पता नहीं होती हैं। एक बार आप सविंदर सिंह पढ़ेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब ये थ्योरीज क्लियर हो जाएंगी तो आप उनको आंसर्स में कोड भी कर सकते हैं, साइंटिस्ट का नाम कोड कर सकते हैं, देन डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपके पास थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के डायग्राम है तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, आप उन्हें कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो, एंड इट विल ऑब्वियसली फेच यू मार्क्स। सो आई वुड सजेस्ट कि छोटी छोटी चीज़ें होती है, कोरल ब्लीचिंग जैसे हैं, लेकिन इन पे आपको बस 2 पेज के नोट्स ही प्रिपेयर करने हैं और उन नोट्स को बस याद कर लेना है। फिर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको वो नोट्स ही तो रेप्लिकेट करने हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि इनके नोट्स बना लीजिए, हर एक वर्ड जो दिया हुआ है सिलेबस में उनके नोट्स आपके पास होने चाहिए, और मैप्स यूज़ करिए, साइंटिस्ट के नाम यूज़ करिए, तो ज़रूर आप नंबर इसमें भी स्कोर कर सकते हैं। देन बायोजोग्राफी एंड एनवायरनमेंट आता है। अगेन आई वुड से इसमें लोगों को पता ही नहीं होता है कि बुक्स कौन सी पढ़नी है।
क्योंकि ये बहुत वेग सिलेबस है। लोगों को जनरली लगता है कि हमें तो ये आता ही है, इसमें पढ़ना क्या है। वो बस सॉइल पढ़ के कभी कभी चले जाते हैं, मार्बल्स क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ लेंगे, बस इतना पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन बहुत सी सिंपल चीज़ें हैं जिससे लगभग हर दूसरे साल क्वेश्चन आता है और लोग उनके नोट्स ही प्रिपेयर करके नहीं रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड से कि एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, हमें लगता है हम इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन टॉपिक्स को, लेकिन मैंने तो इनके नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे 1-2 पन्नों के। मैं हर साल बस वही नोट्स पढ़ के आता था और जब क्वेश्चन आता था मैं बहुत ही कंफर्टेबली इनको अटेम्प्ट करता था। मेरे पास इन क्वेश्चन में क्या डायग्राम बनाना है, किसको कोड करना है, क्या पॉइंट्स लिखने हैं, सब कुछ पहले से प्रिपेयर रहता था। मुझे एग्ज़ाम में कुछ सोचना ही नहीं पड़ता था। तो मुझे लगता है कि इन दैट सेंस ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत से सिंपल चीज़ें हम इन टॉपिक्स में मिस कर देते हैं। जैसे एनवायरनमेंट में अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में एक टॉपिक है एनवायरमेंटल एजुकेशन। आई थिंक शायद 1% लोग भी इसको प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं एग्ज़ाम में, एंड लास्ट ईयर इस पर एक क्वेश्चन आ गया था एंड मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया था क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन प्रिपेयर्ड था। मैंने सिलेबस के हर वर्ड पे नोट्स बना के रखे थे। तो अगर आप एक भी वर्ड मिस नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अलग तरीके से प्रिपेयर्ड रहेंगे, वो आपको शायद हेल्प करेगा। फिर आपको वहाँ पे बैठ के सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे कौन सा मैप बनाना है, कौन सा फ्लो चार्ट बनाना है। अगर एनवायरनमेंट एजुकेशन पे क्वेश्चन आएगा तो आई नो मेरे नोट्स में कौन सा मैप है, कौन सा फ्लो चार्ट है और मुझे वो बना के ही आना है। मेरा टाइम भी बचेगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी उस चीज़ में। सो ये तो जो पाँच है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजोग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ये फिज़िकल जोग्राफी का पार्ट हो गया। एंड द सेकेंड पार्ट कम्स इज ह्यूमन जोग्राफी इन पेपर 1, जिसमें पर्सपेक्टिव्स आता है, इकोनॉमिक जोग्राफी आता है, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज, ये आते हैं। बिफोर आई गो टू ह्यूमन जोग्राफी मैं एक चीज़ को और एड्रेस करना चाहता हूँ कि पेपर 1 में हमें क्वेश्चंस चूज़ करने रहते हैं। 2 सेक्शंस आते हैं, एक फिज़िकल जोग्राफी का सेक्शन होता है, एक ह्यूमन जोग्राफी का सेक्शन होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पहले से ही प्री कंसीव नोशन बना के चलते हैं कि मैं तो ह्यूमन जोग्राफी के 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, फिज़िकल के 2 करूँगा, या कुछ लोग ऐसे रखते हैं कि मैं फ़िज़िकल के 3 करूँगा, ह्यूमन के 2 रखूँगा। आई वुड सजेस्ट कि हर इंसान की अपनी एक अलग स्ट्रेंथ होती है और वो स्ट्रेंथ साल दर साल भी वेरी करती है। किसी साल आपका ह्यूमन स्ट्रांग हो सकता है, किसी साल आपने फिज़िकल अच्छे से पढ़ा होगा, आपका फिज़िकल स्ट्रांग हो सकता है, और किसी साल ये हो सकता है कि आपका ह्यूमन तो स्ट्रांग है लेकिन फ़िज़िकल में कुछ अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं और आपको मजबूरी में फ़िज़िकल अटैम्प्ट करना पड़ जाए। सो मैं आपसे एस्पिरेंट से यही गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल भी कोई प्री कंसीव नोशन लेके ना चलें कि मैं एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन तो यहीं से अटैम्प्ट करने वाला हूँ। आई रिमेंबर मैंने 2 साल यही सोच के मैं गया था कि मैं 3 क्वेश्चंस ह्यूमन से अटैम्प्ट करूँगा, बिकॉज ह्यूमन जोग्राफी थोड़ी सब्जेक्टिव है और फिज़िकल जोग्राफी बहुत टेक्निकल हो जाती है, तो लोगों को कभी कभी डर लगता है फिज़िकल का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में। तो मैंने भी सोच के गया था कि मैं ह्यूमन के क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा। मेरा तो पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्ग है, हर किसी को एक्चुअली यही लगता है कि उसका जोग्राफिकल थाट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो मैं दोनों बार गया, लेकिन मुझे दोनों बार फिज़िकल के क्वेश्चंस बहुत इजी लगे और मैं दोनों बार फिज़िकल से क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ गया, जबकि मैं सोच के गया था कि मैं ह्यूमन से करूँगा। सो इन दैट रिगार्ड आई वुड से कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल माइंड से जाइएगा, बिल्कुल सोच के मत जाइए कि मैं फिज़िकल से अटैम्प्ट करूँगा कि ह्यूमन से करूँगा। उस मोमेंट पे आपको जो क्वेश्चन सही लगते हैं, जो क्वेश्चन स्कोरिंग लगते हैं, वो अटैम्प्ट करके आइएगा। और मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है, जो जनरली कभी मैं ऐसे के लिए भी कहता हूँ या ज्योग्राफी के लिए भी कहता हूँ, ऑल्दो ये मेरा एक इंडिविजुअल विचार है। मैं आप लोग इसे शायद आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, जो हर कोई अटैम्प्ट करता है, उसमें स्कोर करना नंबर थोड़े से मुश्किल होते हैं, बिकॉज देयर इज़ मोर कॉम्पिटिशन। और मुझे ऐसा लगता है जो क्वेश्चन शायद लोग कम अटैम्प्ट करें या जो ऐसे थोड़ा कम लोग अटैम्प्ट करें, उसमें स्कोर करना थोड़ा सा आसान होता है। और आई नो पीपल में क्रिटिसाइज दिस व्यू ऑफ माइंड, बहुत काउंटर्स भी मिलते हैं मुझे कि ऐसा नहीं है या हमने तो बहुत ही कॉमन टॉपिक अटैम्प्ट किया था और हमें नंबर अच्छे मिले। बट आई जनरली प्रेफर कि अगर कोई बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन आ जाता है तो मैं फिर उसको अटैम्प्ट ना करके कोई और क्वेश्चन जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग अटैम्प्ट करेंगे, मैं उन्हें अटैम्प्ट करना पसंद करता हूँ। सो इसलिए भी मैंने फ़िज़िकल के क्वेश्चंस ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे। बट आप ज़रूर अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ करिएगा इस चीज़ों में, और मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा एक ओपन माइंड से जाइएगा, फ्लेक्सिबल माइंड से जाइएगा एग्ज़ाम में कि आपको कौन से सेक्शन से अटैम्प्ट करना है। फिर तो अब जब हम ह्यूमन पे आते हैं तो पहला ही टॉपिक आता है जोग्राफिकल थाट्स और पर्सपेक्टिव्स जो लोग कहते हैं। दिस आई फील इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट ओनली बिकॉज इस टॉपिक से सवाल आते हैं, बट ऑल्सो बिकॉज इस टॉपिक को आप दूसरे टॉपिक से क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, जिससे आपके नंबर्स बढ़ सकते हैं।
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आप ह्यूमन से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, चाहे आप जोग्राफिकल थॉट्स को पसंद करते हो चाहे नहीं पसंद करते हो, इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसमें मास्टरी हासिल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने 2-3 सोर्सेस यूज़ किए थे। एक तो मैंने कोचिंग के नोट्स यूज़ किए थे शब्बीर सर के, एक मैंने सुदीप्ता अधिकारी जी की बुक आती है उसमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़े थे, और एक आरडी दीक्षित आती है, वो भी मैंने क्लास में शब्बीर सर ने कुछ पेजेस टिक कराए थे, मैंने सिर्फ वही पेजेस पढ़े थे। सो जोग्राफिकल थॉट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल इसलिए बिकॉज इस टॉपिक से सवाल आते हैं, बट ऑल्सो बिकॉज इस टॉपिक की अगर आपको नॉलेज है तो इस टॉपिक के कंटेंट को आप दूसरे आंसर्स में भी, दूसरे चैप्टर्स के आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है, आपको पढ़ना तो है ही, चाहे आपको ये पसंद हो चाहे ना हो। जोग्राफिकल थॉट्स को पढ़ने के लिए, मास्टरी लेने के लिए मैंने काफ़ी सोर्सेस रेफ़र किए थे। एक तो शब्बीर सर के क्लास नोट्स मैंने रेफ़र किए थे, देन शब्बीर सर ने क्लास में कुछ आर डी दीक्षित के पेजेस टिक कराए थे, मैंने वो पेजेस पढ़े थे, उस बुक को सिलेक्टिवली पढ़ा था। सुदीप्ता अधिकारी की एक बुक है, मैंने वो बुक भी पढ़ी थी। एक ईपीजी पाठशाला है, ऑनलाइन आपको मिलेगी, बहुत ही अच्छा मटेरियल है। अगर आपको पर्सपेक्टिव्स पढ़ना है तो बहुत लोग इसे रेफ़र नहीं करते हैं, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप इसे ज़रूर पढ़ें। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं यूपीएससी में डायरेक्ट। ये कुछ एमिनेंट प्रोफेसर्स ने ही लिखा है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ईपीजी पाठशाला ज़रूर पढ़िएगा। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सपेक्टिव्स। एंड आई वुड से कि बहुत से लोग पर्सपेक्टिव्स में ऐसा करते हैं कि एक टीचर से पढ़ा एंड देन दूसरे टीचर से भी पढ़ते हैं या तीसरे टीचर से भी पढ़ते हैं। आई वुड से कि पर्सपेक्टिव्स में ये चीज़ अवॉइड की जा सकती है, बिकॉज जब आप एक टीचर से पर्सपेक्टिव्स पढ़ेंगे एंड देन आप दूसरे टीचर पे स्विच करेंगे, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये टीचर तो शायद कुछ और ही पढ़ा रहा है, मैंने तो कुछ और ही पढ़ा था। तो पर्सपेक्टिव्स में ऐसा बहुत होता है, आप मल्टीपल टीचर से पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो आई वुड से कि आप किसी एक ही टीचर से पढ़िएगा, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब तो बेस्ट है, आप खुद से ही पढ़िए उसे। तो ये टॉपिक मुझे लगता है इसमें ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा नोट्स इधर उधर के नहीं यूज़ करने चाहिए, किसी एक टीचर को ही फॉलो करना चाहिए। एंड जो बाकी कुछ नोट्स में रह जाता है वो बुक से, आर डी दीक्षित या सुदीप्ता अधिकारी से रेफ़र कर लेना चाहिए। इसमें अब टॉपिक्स तो हमें सबको पता है, लेकिन इसमें कंटेंट बहुत मैटर कर जाता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आजकल यूपीएससी इस टॉपिक पे जनरली पोस्ट मॉडर्निज़म पे ज़्यादा सवाल कर रहा है, पोस्ट मॉडर्न जोग्राफ़ी पे, फेमिनिस्ट जोग्राफ़ी पे, हिस्टोरिकल जोग्राफ़ी, थोड़े न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं, तो इसे पढ़ना थोड़ा नए तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग के नोट्स कई बार शॉर्ट पड़ जाते हैं इस रिगार्ड में, आई वुड से। एंड देन इसमें अगर आपको नंबर स्कोर करने हैं तो आपको साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए, साइंटिस्ट ने क्या कोट किया है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसलिए आप कहूँगा कि इसके नोट्स बहुत अच्छे बना लीजिएगा जोग्राफिकल थॉट्स के। आपके नोट्स क्रिस्प, कंसाइज होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, उसमें जोग्राफर के कोट्स होने चाहिए, और इसीलिए बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन बुक से आप जब भी आपको किसी बुक में किसी जोग्राफर का कोट अच्छा मिलता है, उसे तुरंत अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, और एग्ज़ाम में अगर आप कोट करेंगे तो आपको ज़रूर इसमें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इन दिस रिगार्ड आई वुड ऑल्सो से प्रजीत नायर सर के जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनमें जोग्राफर्स के जोग्राफिकल थॉट में कोट्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, तो उन्हें ज़रूर यूज़ करिएगा अपने आंसर्स में, वो आपके आंसर्स को एनरिच करेंगे। देन जो सेकेंड टॉपिक आता है ह्यूमन जोग्राफ़ी में, वो इकोनॉमिक जोग्राफ़ी और रीजनल प्लानिंग आता है। अगेन ये टॉपिक्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनकी कोई बुक नहीं है, हमें पता नहीं होता है। वैसे जनरली रूपा मेड सिंपल की बुक रेफ़र की जाती है इकोनॉमिक जोग्राफ़ी के लिए, बट इसमें ज़्यादा हमें पता नहीं होता है कि हमें कहाँ से पढ़ना है। लोग जनरली क्लास नोट से ही पढ़ के जाते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सिलेबस के वर्ड्स को अच्छे से पढ़ें इसमें। तो हर एक सिलेबस के वर्ड्स पे आप नोट्स बना के रखिए, डायरेक्ट वर्ड्स से क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक से। फॉर एग्जांपल एनर्जी क्राइसिस है, हम सबको लगता है, हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि एनर्जी क्राइसिस में कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लिख लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो हम सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, एग्जाम्पल्स याद नहीं आते हैं, क्या कौन सा मैप बनाना है याद नहीं आता है। सो एनर्जी क्राइसिस एक वर्ड इस सिलेबस में दिया हुआ है, उस पर 2 पेज का आंसर प्रिपेयर कर लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन आए रिस्पेक्ट ऑफ द नेचर एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, उस पर आपके नोट्स रेडी है, आप उस पर लिख लीजिए जो भी लिखना है, आपके मैप्स रेडी है, नोट्स रेडी है, कोड्स रेडी है। सिमिलरली लिमिट्स टू ग्रोथ पे हर 2 साल में सवाल आ जाता है, लोग कई बार प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं, इसे प्रिपेयर करके रखिए तो आपको बहुत आसानी जाएगी। जैसे और भी टॉपिक्स हैं, जैसे फेमाइन हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया,
हम इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास नोट्स प्रिपेयर्ड होंगे तो हम बहुत ही अच्छे से इनके आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। सो इन दिस रिगार्ड ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इन्हें यहाँ पे खुद से प्रिपेयर करना पड़ता है, खुद से इनके नोट्स बनाने पड़ते हैं। सिमिलरली ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है। इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक आपको याद रखनी पड़ेगी, फर्टिलिटी रेट्स, टोटल फर्टिलिटी रेट्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, मैटरनल मोर्टेलिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, थ्योरीज़ हैं माल्थस की, मार्क्स की, ये सब इनकी बुक्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आप जोग्राफिकल थॉट्स में या पॉपुलेशन ज्योग्राफी में माल्थस की या किसी भी साइंटिस्ट की बुक लिखते हैं तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, आपको और अच्छे नंबर मिल सकते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में माजिद हुसैन जी की एक बुक है, वो मैंने यूज़ की थी एंड 26 सर के नोट्स अगेन मैंने यूज़ किए थे। और इसमें भी कुछ वर्ड्स हैं जो लोग नहीं पढ़ के जाते हैं लेकिन हर दूसरे साल आ जाते हैं एंड देन वो अच्छे से आंसर नहीं लिख पाते हैं बच्चे, जैसे कि सोशल वेलबींग हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया। इन सब पे आपका कंटेंट प्रिपेयर होना चाहिए। सोशल कैपिटल हो गया, इन सब पे अगर आपका कंटेंट प्रिपेयर होगा तो आप आंसर्स बहुत के लिए रेडी रहेंगे और आप बहुत जल्दी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। देन एक लास्ट टॉपिक आता है पेपर 1 में, मॉडल थ्योरीज़ एंड लॉज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये मैंने अगेन माजिद हुसैन की एक बुक आती है, उनसे मैंने पढ़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इसमें प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है। आप कहीं पे भी फॉर्मूलेज लिख सकते हैं, आप कहीं पे भी डायग्राम बना सकते हैं। जैसे वॉन थ्यूरियन इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी अगर आ रही है तो आप आराम से डायग्राम बना सकते हैं और इन थ्योरीज़ को आप दूसरे टॉपिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आता है तो आप वॉन थ्यूरियन की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी को उसमें यूज़ करके लिंक कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लिंक करेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। सो इन दिस रिगार्ड ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था पेपर 1 का समरी जो मैंने बताया। अब चलते हैं पेपर 2 पे। पेपर 1 के बाद अगर हम पेपर 2 में आते हैं तो ये सिमिलर टू पेपर 1 ये भी 10 सेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसे पेपर 1 डिवाइडेड था जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ऐसे करके पेपर 2 भी 10 सेक्शंस में डिवाइडेड है। इसमें फ़िज़िकल सेटिंग, एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, ऐसे ऐसे करके चैप्टर्स हैं। लेकिन अगर आप पेपर 2 के बारे में देखेंगे तो इसके ज़्यादा बुक्स नहीं हैं पढ़ने को और ये पेपर बहुत ही, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो ये करंट अफेयर्स बेस्ड आता है और इंडिया सेंट्रिक पेपर है ये। इसमें इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पेपर 2 बहुत ही डाइसी हो जाता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है इसमें स्कोर कैसे करना है और इसमें पढ़ने का ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है क्योंकि जो भी सवाल आते हैं मोस्टली हम उनको जीएस में तो पढ़े ही होते हैं। तो बहुत से एस्पिरेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि अब इन पेपर्स में हमें स्कोर कैसे करना है। तो इन दिस रिगार्ड मैं बुक्स तो इस पेपर में एक ही है, खुल्लर की एक बुक आती है, काफ़ी मोटी बुक है, वो पढ़ना होता है। तो वो बुक तो पढ़नी है, उसके साथ साथ कुछ क्लास नोट्स, अगर आपने कोई कोचिंग के क्लास नोट्स आपको मिल जाते हैं तो वो क्लास नोट्स पढ़ सकते हैं। एंड अगेन सेम स्ट्रेटजी आई वुड से कि आप हर एक टॉपिक के हर एक वर्ड पे एक नोट्स बना के रखिए। इस पेपर में तो वो बहुत ज़्यादा काम आता है। और उसके अलावा ये पढ़ने की बात हो गई, पढ़ाई तो सभी को आती है, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ पॉइंटर्स बताऊँगा जिससे इस पेपर में मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं ज़्यादा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि सिंस करेंट अफेयर्स टाइप बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई स्टैटिक कंटेंट नहीं है इसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत मिशन पे ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें इन क्वेश्चंस के लिए और इस पेपर के लिए आपको क्वेश्चंस में ज़बरदस्ती ज्योग्राफिकल एंगल घुसाना पड़ेगा। तो वो ज्योग्राफिकल एंगल डालने के कई तरीके होते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज़ यू नीड टू नो द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड द केस स्टडीज़। और इसके लिए जो भी मैगजीन्स आती है, योजना, कुरुक्षेत्र या ज्योग्राफी फॉर यू, वहाँ से आप बेस्ट प्रैक्टिसेस नोट कर सकते हैं सिलेबस के वर्ड्स पे, जिनके बारे में आपको कहीं कहीं कुछ मिल सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे फेमाइन हो गया, ड्रॉट हो गया, फ्लड्स हो गया, एपिडेमिक्स हो गया, इन पे केस स्टडीज़ बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। एक एक वर्ड जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो गूगल कर लीजिए कोई केस स्टडी, आपको कहीं ना कहीं कुछ भी मिल जाएगा। जैसे फ्लड्स हैं तो फ्लड्स में गोरखपुर के बारे में या सूरत के बारे में केस स्टडी, बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको मिल जाएंगी। तो मैं तो ऑल्दो ये मैगजीन्स नहीं पढ़ता था, योजना, कुरुक्षेत्र एंड ज्योग्राफी फॉर यू, लेकिन मेरे कुछ दोस्त पढ़ते थे, वो उससे केस स्टडीज़ नोट करते थे, तो एग्ज़ाम के पहले मैं ज़रूर उन्हें देख लिया करता था, जिससे मुझे हेल्प हुई है थोड़ी सी। उसके अलावा एक एक टॉपिक को जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस पर ध्यान रखिएगा। हम कभी कभी इन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। जैसे मैंने कहा कि एस्पिरेंट 70% टाइम तो पेपर 1 प्रिपेयर करने में ही लगा देता है, पेपर 2 तो प्रिपेयर ही नहीं करता है। तो पेपर 2 के कुछ वर्ड्स हैं सिलेबस में, उनको अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हैं और हर दूसरे तीसरे साल इन पर सवाल आते हैं।
जैसे कि स्लम्स हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, ट्रेड पॉलिसी हो गया, इन पे आपको स्टैट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे और मैप्स भी बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये सब आप रेडीमेड प्रिपेयर करके रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए नंबर स्कोर करना। सेकेंड थिंग इज़ पेपर 2 के क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन को इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू लिंक इट विथ पेपर 1। अगर आप पेपर 2 के क्वेश्चंस को पेपर 1 से लिंक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि पेपर 2 में एक वर्ड है सिलेबस में, ट्रेड पॉलिसी। तो अगर आप ट्रेड पॉलिसी जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बेस होती है, इसे आप वॉन थ्यूनन इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी से कनेक्ट करते हैं और उस इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी को वेबर्स की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी से कनेक्ट करते हैं एंड इस वेबर्स की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी को आप कोट करते हैं आंसर में ट्रेड पॉलिसी के पेपर 2 में, तो डेफिनेटली आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे बिकॉज दिस इज़ समथिंग यूनिक जो बहुत ज़्यादा लोगों ने किया नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली एग्रीकल्चर पे, इंडियन एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप मानसून की किसी थ्योरी से या डाइपोल, इंडियन ओशन डाइपोल, किसी भी चीज़ से कनेक्ट करेंगे तो ज़रूर आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। आप मैप्स बनाएंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे इसमें। तो लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 2 को पेपर 1 से, आई वुड से। सिमिलरली जो स्लम्स है, स्लम्स पे क्वेश्चन आता है तो उसे माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी से हम लिंक कर सकते हैं क्योंकि स्लम्स ऑब्वियसली ओवर पॉपुलेटेड होते हैं। सो कहीं ना कहीं वो उससे लिंक हो सकता है। जो कल्चरल क्वेश्चंस होते हैं कल्चर पे, वो पोस्ट मॉडर्निज़म से लिंक हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जोग्राफिकल थॉट कोई साइंटिस्ट आप कोट कर सकते हैं इसमें। तो पेपर 1 को पेपर 2 से लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड से। देन थर्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ मैप बुक फॉर पेपर 2 बिकॉज पेपर 2 में इंडिया बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बहुत कई क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। वहाँ बैठ के आप मैप सोच नहीं सकते कि आपको कौन सा मैप बनाना है, इंडिया का कैसा बनाना है। सो यू शुड हैव अ रेडीमेड मैप बुक। मैंने तो बनाई थी और जो बुक है खुल्लर, उसमें बहुत से मैप्स दिए हुए हैं इंडिया के रेनफॉल पैटर्न पे, एनुअल एवरेज रेनफॉल पे, प्रेसिपिटेशन पे, ट्रेड पे, लोकेशन ऑफ थ्योरी इंडस्ट्रीज़ पे, ड्रॉट्स पे, फ्लड्स पे। ऐसे आप 30-35 मैप्स बना के रखिए अपने पास। उन मैप्स को देखते रहिए अपने आप, फिर आप आंसर्स में उन मैप्स को यूज़ करने लग जाएंगे। तो दिस विल ऑल्सो मेक आपका टाइम कम लगेगा, आपको मोर एफिशिएंट बनाएगा ये चीज़ भी। देन फोर्थ थिंग इज़ आई वुड से कि फ़िज़िकल एंड ह्यूमन डायमेंशंस दोनों लिखिएगा इन आंसर्स में। कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर 2 का, ज़रूर इंश्योर करिए कि आपका आंसर होलिस्टिक हो, फिज़िकल एंड ह्यूमन डायमेंशंस दोनों हो उसमें। एंड द लास्ट थिंग इज़ आपके करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके पास स्टैट्स होने चाहिए, आपके पास स्कीम्स आपको कोट करना हो सकता है, आपको रीजनल लेवल पे मैप्स बनाने पड़ सकते हैं और करंट इनिशिएटिव्स मेंशन करने पड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर 2 में। अगेन मैं जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बच्चे हो जाएं या कोचिंग्स हो जाएं या शायद मैं भी हो जाऊं, मैं भी पेपर 2 में बहुत कम टाइम डिवोट कर रहा हूं। पेपर 1 को मैंने एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लगाया है ऑब्वियसली बिकॉज पेपर 1 बहुत लेंदी हो जाता है एंड पेपर 2 में ज़्यादा बुक्स नहीं है जो आपको पढ़नी है। पेपर 2 इज़ मोर अबाउट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। सो पेपर 2 के लिए आई वुड ऑलवेज से कि ये 4-5 पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान में रखिए। जैसे कि आपको मैप्स बनाने हैं, आपको जोग्राफिकल एंगल लाना है, आपको पेपर 1 को पेपर 2 से लिंक करना है, आपको साइंटिस्ट के नाम कोट करने हैं, आपको स्कीम्स कोट करनी है, आपको फैक्ट्स कोट करना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप पेपर 2 में करेंगे और इंडियन डायमेंशन देंगे तो आप नंबर बेहतर तरीके से स्कोर कर सकते हैं। तो ये तो मेरा अपना नॉलेज था। लास्ट में मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि हर एस्पिरेंट की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है और सिर्फ वही एस्पिरेंट जानता है कि वो कैसे पढ़ाई करता है तो उसे याद होता है और कैसी स्ट्रैटेजी उसके लिए काम करती है। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, ये शायद किसी और के लिए काम ना करे। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि एक स्ट्रैटेजी एक अटेम्प्ट में काम आती है और वही स्ट्रैटेजी शायद अगले अटेम्प्ट में काम ना आए। शायद मैं ही एक बार और पेपर दूँ तो मेरे ही कम नंबर आ जाए और इस अटेम्प्ट में इस स्ट्रैटेजी से मेरे ज़्यादा नंबर आ गए हैं। तो टाइम के साथ स्ट्रैटेजी को इवॉल्व भी करना पड़ता है और स्ट्रैटेजी में अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी लाने पड़ते हैं। तो किसी भी टॉपर की या सिलेक्टेड कैंडिडेट की स्ट्रैटेजी को आप डिट्टो अडॉप्ट मत करिए, उसमें अपने मॉडिफिकेशंस करिए और टाइम के साथ उसमें चेंजेस करिए। और अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता है मेरी स्ट्रैटेजी में, किसी की भी स्ट्रैटेजी में, तो उसे डिस्कार्ड करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
सो थैंक यू ऑल। ये तो था मेरे तरफ से ज्योग्राफी के लिए जो भी मुझे इनपुट्स देने थे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। रेस्ट आपको जो भी कुछ डाउट्स होंगे या कुछ होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स।